दोस्तों, आज मैं आपको काली देवरानी के लंबे बाल कहानी सुना रही हूँ। रंजना की ताई, जल्दी खाना लगा, बड़ी तेज भूख लगी है। रंजना जल्दी से खाना ले आती है। ये लो ताई जी, खाना खा लो। तभी उसकी ताई तुलसी की नज़र खाने में पड़े लंबे बाल पर जाती है। वह रंजना के बाल खींचते हुए कहती है, क्यों री करम जली, काली कलूटी, रोज़ तेरे बाल सब्जी में पड़े रहते हैं। कितनी बार कहा है कि इन बालों को कटवा ले, पर तू है कि सुनती ही नहीं। आज मैं ही तेरे बाल कैंची से काट देती हूँ। रंजना, नहीं नहीं ताई जी, मेरे बाल मत काटो, ये बाल मुझे बहुत प्रिय हैं। पर उसकी दुष्ट ताई नहीं मानती और वह कैंची उठा लेती है। रंजना बहुत रोती और गिड़गिड़ाती है। तभी विनोद, उसके ताऊ अंदर आते हुए कहते हैं, अरे भाई, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम क्यों इस बच्ची के इतने प्यारे बालों को काट रही हो? तुम में जरा भी दया नहीं है? अगर ये तुम्हारी बेटी होती तो तब भी तुम क्या ऐसा ही करती? उसकी ताई कहती है, अगर ये मेरी बेटी होती तो मैं इसके बाल इतने बढ़ने ही नहीं देती, और इतनी काली कलूटी तो मेरी बेटी नहीं हो सकती। इसके माँ बाप तो कार एक्सीडेंट में मर गए और इसको हमारी छाती पर छोड़ गए। सुनो जी, अब मैं इसे और ज़्यादा दिन नहीं झेल सकती। तुम जल्दी से इसके लिए कोई लड़का ढूंढो और जल्दी से इसे इस घर से निकालो, नहीं तो मैं ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। रंजना दुखी होते हुए और रोते हुए अपने ताऊ जी से कहती है, ताऊ जी, ताई जी बिल्कुल सही कह रही है। अब मैं आप पर ज़्यादा बोझ नहीं बनूंगी और ना ही मैं चाहती कि आप दोनों में मेरी वजह से लड़ाई हो। आप जल्दी से मेरी विदाई कर दीजिए। उसके ताऊ विनोद अपनी बेटी उसको अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे, परंतु तुलसी, उसकी ताई, हमेशा ही उसके काले रंग से चिढ़ती थी। तभी से उसके ताऊजी उसके लिए रिश्ता देखने लग जाते हैं। जल्द ही उनको एक अच्छा लड़का और एक अच्छा घर मिल जाता है। फिर उसकी शादी उमा के सबसे छोटे बेटे शंकर से हो जाती है और वह अपने ससुराल आती है। वहाँ पर उसकी दो कोरी जेठानियाँ थी, रूपा और सीमा, जो कि उनका गृह प्रवेश कराती हैं। गृह प्रवेश के बाद मुँह दिखाई की रस्म शुरू होती है। तब उसकी बड़ी जेठानी सीमा अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, मुँह दिखाई की रस्म शुरू कीजिए। जैसे ही सासू माँ उसका घूंघट उठाकर रस्म शुरू करती है तो रंजना के काले रंग को देखकर सभी चौंक जाते हैं। तभी दोनों जेठानियाँ उस पर हंसते हुए कहती हैं, अरे, हमने तो सोचा था कि हमारी देवरानी हमारी जैसे ही गोरे रंग की होगी, पर ये तो काली कलूटी निकली। इससे अच्छी तो मेरी मौसी की बेटी थी। आपको भी पता नहीं इस काली कलूटी में क्या दिखा। अगर मेरी मौसी की बेटी यहाँ आती तो बहुत सारा दान दहेज और एक कार भी लाती। उसकी सास उमा कहती है, अरे बहुओं, रंग गोरा हो या काला मायने नहीं रखता, मन की सुंदरता ही असली सुंदरता है। भगवान सभी में एक कमी करता है तो एक खूबी भी देता है। अब तुम्हारा रंग साफ है तो तुम्हारे बाल कितने छोटे हैं। अपनी देवरानी को देखो, उसके बाल कितने लंबे और सुंदर हैं। रंजना के लंबे बालों की तारीफ सुनकर उसकी दोनों जेठानियाँ बहुत गुस्सा हो जाती हैं। अगले दिन रंजना सुबह जल्दी उठकर सारे काम निपटाकर अपनी सासू माँ के पैर छूती है और बोलती है, राम राम माँ जी। उसकी सास कहती है, जीती रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। आजकल की बहुएं कहाँ सुबह उठकर अपनी सास के पाँव छूती हैं। और तुम्हारे बाल कितने अच्छे और लंबे हैं। आजकल की लड़कियां तो छोटे छोटे बाल रखती हैं, जैसे ये तुम्हारी दोनों जेठानियाँ। हाँ बहू, आज तेरी पहली रसोई है, खाने में हलवा और पूरी बना लेना। तब रंजना रसोई में आकर हलवा पूरी बनाने लगती है। तभी उसकी दोनों जेठानियाँ रूपा और सीमा उसके लंबे बालों को देखकर किलसने लगती हैं। वे दोनों सोचने लगती हैं कि काश इतने लंबे बाल हमारे होते तो हम और ज़्यादा खूबसूरत लगती। थोड़ी देर बाद रंजना खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तभी सीमा का पति कुलदीप कहता है, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है। तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है। तुम्हारी ये दोनों जेठानियाँ तो सुबह से तैयार होकर इधर उधर घूमती रहती हैं। रंजना कहती है, धन्यवाद जेठ जी। उसकी सास कहती है, ये लो बहू, ये लो कंगन, ये हमारे खानदानी कंगन है।
अब से ये तुम्हारे हुए। उसकी दोनों जेठानियाँ जल भुन जाती है और कहती हैं कि माँ जी, खानदानी कंगन पे तो बड़ी बहू का अधिकार होता है, और ये कंगन तो हमारे गोरे हाथों पे भी अच्छे लगेंगे, ना कि इस काली कलूटी के हाथों पर। उनकी सास बोलती है, बस करो बहू, ये कंगन तो मैं छोटी बहू को ही दूंगी। अब तीनों बहुओं की खाने की बारी थी। तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं। गुस्सों में उसकी दोनों जेठानियाँ रंजना को कुर्सी से नीचे गिरा देती हैं। रंजना कहती है, दीदी आपने मुझे नीचे क्यों गिराया? जेठानियाँ उसकी बोलती हैं, यही तेरी असली जगह है। तू कल की आई, सबके सामने अच्छे बनने का ढोंग कर रही है, अपने लंबे बालों से सबकी तारीफें लूट रही है। आज हम तेरे ये बाल ही काट डालते हैं। एक उसके बाल पकड़ लेती है और दूसरी कैंची लाती है। तभी उनकी सास वहाँ आ जाती है और बोलती है, अरे ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो इसके बाल काटोगी? निकल जाओ तुम मेरे घर से। रंजना कहती है, नहीं नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, जेठानियों को घर से मत निकालिए। फिर दोनों जेठानियाँ अपने अपने कमरों में गुस्से में पैर पटकते हुए चली जाती हैं। जब भी उन्हें समय लगता तो वो रंजना को बुरा भला कहने लगती, उसके कामों और खाने में नुक्स निकालती रहती। एक बार तो उन्होंने उसके बनाए हुए खाने में बहुत सारी लाल मिर्च डाल दी और बोलती हैं, अब आएगा बड़ा मज़ा जब माँ जी ये मिर्च से भरा हुआ खाना खाएंगी, तब इसके ये लंबे बाल पकड़ ही कर ही इसे घर से निकाल देंगी। रंजना उन दोनों की बातें सुन लेती है। वह सोचती है कि मेरी जेठानियाँ मुझसे कितना चिढ़ती हैं। अब मैं माँ जी को कुछ भी नहीं बता सकती, कहीं माँ जी उन्हें घर से ना निकाल दे। तब रंजना उस मिर्च वाली सब्जी को फेंक कर तभी दूसरी सब्जी बनाती है। ऐसे ही कई महीने निकल जाते हैं। एक दिन दोनों जेठानियाँ आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हमने सारे हथकंडे अपना लिए, पर अपनी इस काली देवरानी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। अब हमें कुछ और ही सोचना होगा। क्यों ना हम इस काली देवरानी का खेल ही खत्म कर दे। फिर मैं अपने मौसी की बेटी की शादी अपने देवर से करा दूंगी। इससे सब कुछ हमारे हाथ में ही रहेगा और हम दोनों मज़े में रहेंगे। वो दोनों उसको मारने का प्लान बनाती हैं। एक दिन जब रंजना बाजार सब्जी लेने जाती है तो रास्ते में एक सुनसान गली में उसकी जेठानी सीमा उसके सर पे पीछे से एक लोहे की रोड उठाकर मार देती है, जिससे उसके सर में खून निकल जाता है और उसके सारे बाल भी खून में भीग जाते हैं। रंजना कहती है, अरे जेठानी जी आप, इतना कहकर वह बेहोश हो जाती है। सीमा, हाँ, अब तुम भगवान को प्यारी हो जाओगी, हमारी काली देवरानी, ओके बाय। तभी सीमा का पैर फिसला और वो धड़ाम से नीचे गिरी और बेहोश हो गई, जैसे भगवान ने ही न्याय किया हो। रूपा बचाओ मुझे। रंजना अपने सिर पर अपना रुपट्टा बांध लेती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हमारी सहायता करो। तब रूपा एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाती है और दोनों को अस्पताल पहुंचाती है। रंजना डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब आप मेरी परवाह ना कीजिए, पर मेरी जेठानी को क्या हुआ है उनका इलाज अच्छी तरह से कीजिए और उन्हें बचा लीजिए। यह कहकर रंजना बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उन दोनों का इलाज करते हैं। तभी उनके फैमिली वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। रूपा बेटा ये कैसे हुआ? तब वह अपनी सास को सारी बातें सच सच बता देती है। रूपा कहती है, ये सब हमारी वजह से हुआ माँ जी। अगले दिन जब सीमा को होश आता है तो वह कहती है कि मुझे मेरी देवरानी के पास जाना है। फिर सीमा को रंजना के वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। वह अपनी देवरानी से कहती है, रंजना मुझे माफ़ी मांगने का कोई हक तो नहीं है, पर फिर भी तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम पर बड़े जुल्म ढाए हैं और यहाँ तक कि तुम्हें जान से मारने की कोशिश भी की, परंतु तुमने ही मेरी जान बचाई है। हाँ रंजना, मुझे भी माफ़ कर दो। अरे नहीं नहीं, आप दोनों मुझसे माफ़ी मत मांगो, शायद भगवान को यही मंजूर था। आज मैं भी आपको दिल से ऐसे ही मानती हूँ जैसे मैं पहले मानती थी। उनकी सास अपनी काली गोरी बहुओं को एक दूसरे से माफ़ी मांगते देख बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद से दोनों जेठानियाँ अपनी काली देवरानी के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल कर रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।